दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता यानी सिटीजनशिप। इसमें हम नागरिक एवं नागरिकता का अर्थ, विदेशी व्यक्ति, नागरिक बनने की शर्तें, नागरिकता के प्रकार, नागरिकता की प्राप्ति किस प्रकार से की जाती है और नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही इस वीडियो में हम आदर्श नागरिकता के प्रमुख तत्वों, आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में भी जानेंगे। ये वीडियो स्नातक और परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक नागरिकता यानी सिटीजनशिप। सबसे पहले आइए जानते हैं नागरिकता किसे कहते हैं। दोस्तों नागरिकता मनुष्य की वह स्थिति है जिसमें मनुष्यों को नागरिक यानी सिटीजन का स्तर प्राप्त होता है। साधारण बोलचाल में अगर जो देखा जाए तो एक राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को नागरिक कहा जाता है, लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है। एक राज्य में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो विदेशी होते हैं या जो व्यापार या भ्रमण यानी घूमने आदि के लिए किसी देश में आए हुए होते हैं। इन विदेशियों को नागरिक नहीं कहा जा सकता है। तो नागरिक किसे कहा जाए उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों नागरिक केवल वही व्यक्ति हैं जिनको राज्य की ओर से सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति को नागरिक कहा जाता है और उस राज्य के प्रति विशेष भक्ति का भाव रखने वाले व्यक्तियों को ही नागरिक कहा जा सकता है। यानी अगर आप नागरिक के बारे में जानेंगे या उसकी परिभाषा जानना चाहें तो ये कहा जा सकता है कि नागरिक केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जा सकता है या नागरिक वही व्यक्ति हो सकते हैं जिन्हें राज्य की ओर से सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हों और जो उस राज्य के प्रति विशेष भक्ति का भाव रखते हों, उसे ही नागरिक कहा जाएगा। दोस्तों नागरिक बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें हैं उसको जानना बहुत ज़रूरी है। नागरिक बनने के लिए कुछ शर्तें भी होती हैं। दोस्तों नागरिकता व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों को दृढ़ बनाने वाली वो स्थिति है जिसके अंतर्गत राज्य के द्वारा व्यक्ति को नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं और व्यक्ति राज्य के प्रति विशेष भक्ति का भाव रखता हो। तो कौन कौन सी शर्तें हैं नागरिक बनने के लिए, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। यानी जब व्यक्ति इन शर्तों को पूरा करेगा तभी वो नागरिक बन सकता है। तो नागरिक बनने के लिए जिन 3 शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है उसमें है राज्य की सदस्यता, 1, 2 है राज्य द्वारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देना और तीसरा है राज्य के प्रति भक्ति भाव। देखिए नागरिक बनने के लिए ये जरूरी है कि व्यक्ति राज्य का सदस्य हो। राज्य की सदस्यता नागरिक की प्रथम शर्त है और इसके बिना नागरिकता कोई अर्थ नहीं रखती है। दूसरा आप जानते हैं कि राज्य द्वारा सामाजिक और राजनीतिक अधिकार देने की बात, तो जैसे जीवन का अधिकार है, कुछ सामान्य अधिकार हैं और ये सारे अधिकार राज्य में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे नागरिक और राजनीतिक अधिकार हैं जो राज्य के द्वारा केवल अपने ही नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं, बाहरी या विदेशी व्यक्तियों को नहीं। इसमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, सम्मेलन और संगठन बनाने की स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, मताधिकार, राजनीतिक पद प्राप्त करने का अधिकार, ये सभी विशेष अधिकारों के उदाहरण हैं और नागरिक बनने के लिए राज्य द्वारा इन सामाजिक, राजनीतिक और विशिष्ट नागरिक अधिकारों को देने की बात या देने की शर्त होती है। और तीसरा और महत्वपूर्ण शर्त ये है कि राज्य के प्रति भक्ति। नागरिक के द्वारा राज्य के कानूनों का पालन करने के अलावा राज्य के प्रति विशेष भक्ति या लगाव होना चाहिए। विशेष लगाव का अर्थ ये है कि व्यक्ति राज्य के अस्तित्व, उसकी एकता, अखंडता की रक्षा, उसकी प्रगति के लिए सदैव ही खुशपूर्वक या हर्षपूर्वक प्रत्येक प्रकार का त्याग करने को तत्पर रहे। यही राष्ट्र के प्रति जो है भक्ति कही जाती है।
तो नागरिक बनने के लिए ये 3 शर्तें बहुत ज़रूरी हैं, तभी कोई व्यक्ति नागरिक बन सकता है। और हमने नागरिक या कौन सा व्यक्ति किसे नागरिक कहा जा सकता है, जब हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी तो ये 3 शर्तें होनी आवश्यक थीं। नागरिक के अलावा एक शब्द अभी आया है विदेशी, विदेशी या एलियन, इनको सामान्य रूप से हम फॉरेनर कहते हैं। तो ये विदेशी जो हैं, तो नागरिक और नागरिकता को जब हम समझना चाहते हैं तो नागरिक और विदेशी में भली भांति जो भेद है वो जानना जरूरी है। नागरिक कौन है और विदेशी कौन है, इन दोनों के बीच का अर्थ जानना जरूरी है। दोस्तों, नागरिक कौन होता है इसके बारे में आपने जान लिया। विदेशी कौन है, तो कोई व्यक्ति किसी देश में विदेशी तब कहा जाता है जब वो कुछ समय के लिए किसी कार्य को करने के लिए अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए आया हो। ये व्यक्ति किसी भी काम के लिए आ सकता है, व्यापार करने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने यानी पढ़ाई करने के लिए, भ्रमण के लिए, और जितने दिनों तक अपना देश छोड़कर ये बाहर रहते हैं उतने दिनों तक उस राज्य में विदेशी कहे जाते हैं। इन विदेशियों को जान माल की रक्षा, कुछ अन्य सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन अन्य सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं जो कि देश के नागरिक को प्राप्त होते हैं। और इन अधिकारों की प्राप्ति के बदले विदेशियों से संबंधित देश के कानून और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। और आप जान लीजिए कि ये जो कुछ अधिकार मिलते हैं विदेशियों को, उसके लिए उस देश के कानून का पूर्ण रूप से पालन करना होता है। विदेशी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो मित्र देश के विदेशी जिनसे किसी देश का संबंध अच्छा होता है हमारे देश का, और शत्रु देश के विदेशी यानी कि जिससे देश की सरकार हमारे देश की शत्रुता की स्थिति में हो। तो 2 प्रकार के विदेशी भी होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कुछ समय के लिए किसी कारणवश अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए आया हो, जब दूसरे देश में रहने के लिए आता है कोई व्यक्ति, तब वह विदेशी कहा जाता है। दूसरे देश में रहने के लिए आया हो, चाहे शिक्षा के लिए, चाहे व्यापार की दृष्टि से या घूमने फिरने के लिए, तो उस समय वो विदेशी कहा जाता है। दोस्तों, जब हम नागरिक पढ़ रहे हैं, नागरिकता पढ़ रहे हैं, तो इसमें नागरिकों के प्रकार भी होते हैं। तो मोटे तौर पर अगर जो हम नागरिकों के प्रकार की बात करें तो 2 प्रकार के नागरिक हैं। नागरिकों के 2 प्रकार हैं, एक तो जन्मजात नागरिक यानी नेचुरल बोर्न सिटीजन, और दूसरा होता है देशीकरण से या नेचुरलाइज्ड सिटीजन, जिनको देशीकरण से नागरिकता प्राप्त नागरिक कहते हैं। जन्मजात नागरिक जो होते हैं उनमें 2 नियम होते हैं। जन्मजात नागरिक बनने के लिए 2 नियम होता है, एक तो रक्त अथवा वंश संबंध, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, और दूसरा जो होता है, दूसरा क्या है, रक्त और वंश संबंध के अलावा जो दूसरा है जन्म स्थान का सिद्धांत होता है जन्मजात नागरिक के बारे में। तो ये 2 चीज़ें आप देखिए, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जन्मजात नागरिक जो है ये 2 तरह से 2 प्रकार के 2 नियमों से बनते हैं। रक्त अथवा वंश का सिद्धांत ये है कि नागरिकता रक्त अथवा वंश के आधार पर निर्धारित होती है, और बच्चे का जन्म चाहे किसी स्थान पर हो, बच्चे को उस राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है जिस राज्य के नागरिक उसके माता पिता हैं। तो ये तो वंश के आधार पर या रक्त या वंश के आधार पर ये नागरिकता है। जैसे अमेरिकन नागरिक का पुत्र अमेरिका का नागरिक होगा, चाहे उसका जन्म भारत में हुआ हो या किसी अन्य स्थान पर। दूसरा है जन्म स्थान का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत नागरिकता जन्म स्थान के आधार पर निर्धारित होती है, और एक बालक जिस देश की भूमि पर पैदा हो वो उसी देश का नागरिक समझा जाता है, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के नागरिक हों। वर्तमान समय में अर्जेंटीना में ये सिद्धांत प्रचलित है। ये अर्जेंटीना में देखिए, अर्जेंटीना में ये सिद्धांत प्रचलित है, जन्म स्थान का सिद्धांत, कि इस सिद्धांत में नागरिकता जन्म स्थान के आधार पर निर्धारित होती है, और एक बालक जिस देश की भूमि पर पैदा होता है उसी देश का नागरिक समझा जाता है, चाहे उसके माता पिता किसी भी देश के नागरिक हों।
और इंग्लैंड, अमेरिका आदि में नागरिकता प्रदान करने के संबंध में इन दोनों सिद्धांतों को मान्यता प्राप्त है। इन देशों के कानूनों के अनुसार उनकी भूमि पर जो बच्चा जन्म ले वह उस देश का नागरिक होगा। इसके अतिरिक्त जो इन देशों के नागरिकों की संतान चाहे वो कहीं भी पैदा हो, उसे उसके माता पिता के देश की नागरिकता प्राप्त होगी। तो ये तो था जन्मजात नागरिक के आधार पर। दूसरी चीज ये है देशीकरण या नेचुरलाइजेशन के द्वारा। तो देशीकरण द्वारा जो नागरिकता प्राप्त होती है उसके बारे में आइए जानते हैं क्या है। दोस्तों, देशीकरण और देशीकरण के आधार पर जो नागरिकता प्राप्त होती है उसकी प्रक्रिया और शर्तें ये देश के विभिन्न देशों के कानून और विधान के आधार पर डिसाइड होती है। यानी सभी देश में एक जैसा कानून नहीं है देशीकरण से नागरिकता के आधार पर। इस प्रक्रिया की जो सामान्य बातें हैं उसमें ये है कि सभी देशों में देशीकरण की प्रक्रिया का प्रारंभ संबंधित व्यक्ति के उस आवेदन पत्र या एप्लीकेशन से होता है जिसमें उसके द्वारा उस देश की नागरिकता प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की जाती है। अगर कोई व्यक्ति एप्लीकेशन देकर किसी देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो ये प्रक्रिया या देशीकरण की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है। इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। जब देशीकरण से कोई व्यक्ति नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं जिसका उसे पालन करना होता है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि वो जिस देश का नागरिक हो उसका नागरिकता का त्याग करना होता है। दूसरा ये कि नए राज्य में जो कानून है या जो संविधान है उसका पालन करना होगा जब वो जिस नए राज्य में नागरिक बनना चाहता है। इसके अलावा नए राज्य के प्रति राष्ट्रभक्ति, एक तो वो दूसरे देश का पहले से नागरिक है तो राष्ट्रभक्ति की शपथ लेनी पड़ती है, निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती है और संविधान के प्रति जो है विश्वास और निष्ठा का भाव रखना होता है जब अगर कोई व्यक्ति देशीकरण के द्वारा नए देश का नागरिक बनता है। इसके अलावा उस देश के राष्ट्रभाषा का ज्ञान प्राप्त करना होता है और उसके पास अपने भरण पोषण के साधनों का होना जरूरी है। देखिए, पहले नागरिकता का परित्याग करना, नए राज्य के संबंधित राज्य के संविधान कानून द्वारा निर्धारित अवधि तक निवास करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक देश द्वारा निर्धारित समयावधि तक उस देश में निवास करना होगा, तभी देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा नए राज्य के प्रति राज्यभक्ति और निष्ठा तथा संविधान के प्रति विश्वास, ये 4 शर्तें पूरा करना सभी देशों के लिए आवश्यक है और अन्य शर्तों के लिए जो है कुछ देशों में अलग अलग प्रावधान होते हैं। तो ये तो था, हम लोगों ने ये जान लिया कि नागरिकता की जो नागरिकता या नागरिकों के प्रकार जो जन्मजात नागरिक और देशीकरण से नागरिक हैं ये कौन कौन से हैं। अब आइए जानते हैं एक सामान्य और महत्वपूर्ण टॉपिक, नागरिकता की प्राप्ति। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 2 खंड हैं, नागरिकता की प्राप्ति के लिए क्या शर्त है या नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है, और दूसरा है नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। तो नागरिकता की प्राप्ति, देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है विवाह। विवाह, यदि किसी देश की स्त्री दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर ले तो स्त्री को अपने पति के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है और अधिकांश देशों में यही नियम प्रचलित है। लेकिन जापान में ऐसा नियम है कि यदि किसी अन्य देश का पुरुष जापान की स्त्री से विवाह कर ले तो पुरुष को भी जापान की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। तो विवाह वाला तो बहुत ही सामान्य है, यदि कोई स्त्री किसी दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर ले तो वो उस देश की नागरिक हो जाती है जिस देश का उसका पति रहता है। दूसरा है निश्चित निवास। देखिए, ये नागरिकता प्राप्ति का महत्वपूर्ण शर्त है। सामान्य रूप से सभी देशों में ये नियम है कि राज्य के अंतर्गत निश्चित अवधि तक निवास करने पर विदेशी अपने देश की नागरिकता छोड़कर वहां की नागरिकता ग्रहण करने के लिए आवेदन पत्र दें तो उस पर विचार करते हुए उनको उस देश की नागरिकता मिल जाती है। ये अवधि कई देशों में 2 से 10 वर्ष तक है। अमेरिका, नीदरलैंड में ये 5 साल है। मैक्सिको, स्विट्जरलैंड और अर्जेंटीना में 2 साल, स्वीडन में 3 साल है। भारत में कितना है तो ये आपको बताना है, ये आपके लिए एक प्रश्न है।
एक वीडियो में मैंने बताया भी है। तो निश्चित निवास हो गया नागरिकता प्राप्ति के लिए। इसके अलावा सरकारी सेवा देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। अनेक राज्यों में एक निश्चित अवधि तक राज्य की सेवा करने या सेवा में रहने की दशा में व्यक्ति को उस देश की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है। संपत्ति क्रय, ये भी महत्वपूर्ण देखिए तथ्य है कि दक्षिण अमेरिका के कुछ देश जैसे पेरू और मैक्सिको में ये कानून है कि यदि कोई व्यक्ति वहाँ कुछ संपत्ति खरीद ले तो उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है विजय या इस राष्ट्र में शामिल कर लेने पर। यदि किसी राज्य का कोई भाग किसी अन्य राज्य के द्वारा जीत लिया जाए, विजित कर लिया जाए, अथवा एक राज्य अपनी इच्छा से अपना कुछ भाग अन्य किसी राज्य को दे दे, तो दोनों ही स्थितियों में उस भाग के नागरिकों को उस देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है जिसमें वो भाग मिलाया गया हो। तो ये तो नागरिकता की प्राप्ति जो है ये महत्वपूर्ण, ये कौन कौन से शर्तें हैं, कैसे प्राप्त होती हैं वो। पुनः नागरिकता प्राप्ति ये भी महत्वपूर्ण तरीका होता है। यदि किसी देश का कोई नागरिक अपनी नागरिकता छोड़कर किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो उसे दूसरे देश का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन यदि वह अपने पहले देश की नागरिकता फिर से प्राप्त करना चाहे तो कुछ शर्तें पूरी करने पर उसे नागरिकता पुनः प्राप्त हो जाती है। एक और है गोद लेने से। तो यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी बच्चे को गोद ले ले तो उस विदेशी बच्चे को अपने धर्म माता पिता या धर्म माता के देश की नागरिकता प्राप्त हो जाती है और ऐसी प्रथा प्रायः सभी देशों में है। तो ये तो था नागरिकता की प्राप्ति कैसे होती है। इसी का जो दूसरा भाग है, या एक और देखिए विद्वानों को, कुछ देशों में विदेशी विद्वानों को नागरिकता प्राप्ति के लिए कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। फ्रांस में ऐसी व्यवस्था है। तो विद्वान या विशेष योग्यता वाले व्यक्ति को नागरिकता दी जाती है उसको कुछ सुविधाओं के आधार पर। और नागरिकता की प्राप्ति के साथ नागरिकता की समाप्ति की भी बात जुड़ी हुई है और इसी से हम समझेंगे कि नागरिकता की समाप्ति किस तरह से होती है। नागरिकता प्राप्त करने के तरह ही उसका अपहरण या समाप्ति भी संभव है। नागरिकता के समाप्ति के संबंध में विभिन्न देशों में कुछ विधियां हैं। जैसे पहली विधि तो ये है कि आप नागरिकता का त्याग कर दें। अनेक राज्य अपने नागरिकों को ये अधिकार देते हैं कि यदि वे स्वेच्छा से, देखिए स्वेच्छा से बात है, स्वेच्छा से अगर उस देश की नागरिकता त्यागना चाहें और किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करना चाहें तो वे सरकार की आज्ञा से ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए नागरिक को सरकार के पास आवेदन पत्र देना होता है। तो उससे अपनी नागरिकता के त्याग से वो नागरिकता की समाप्ति कर सकते हैं। दूसरा है विवाह से। हमने पढ़ा है कि विवाह से नागरिकता की प्राप्ति होती है और विवाह से नागरिकता की समाप्ति भी हो सकती है, क्योंकि जब एक देश की स्त्री किसी दूसरे देश के पुरुष से विवाह कर लेती है तो वो स्त्री अपने पहले वाले देश की नागरिकता खो देती है। विदेशों से अगर सम्मान प्राप्ति होता है, कई राज्यों में ऐसा भी नियम है कि वहाँ का नागरिक अनुमति प्राप्त किए बिना किसी अन्य देश में सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, न कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है। और जब नागरिक अन्य देश में शासकीय सेवा या सम्मान प्राप्त कर लेता है तो ये बात उसकी नागरिकता के अंत का कारण भी बन जाती है। इसके अलावा लंबे समय तक अनुपस्थिति। तो अगर आप लंबे समय तक अनुपस्थित रहेंगे तो ये भी आपके नागरिकता के समाप्ति या नागरिकता त्याग के लिए एक शर्त बन जाती है। अपने देश की सरकार की अनुमति बिना लंबे समय तक देश से अनुपस्थित रहने पर नागरिकता का अंत हो जाता है। और एक और महत्वपूर्ण तरीका है देशद्रोह या सेना से भागना। जैसे यदि कोई व्यक्ति सेना में है, वो देशद्रोह करता है, सेना से भाग जाता है और अन्य कोई गंभीर अपराध करता है जिससे उस राष्ट्र की एकता अखंडता को खतरा हो, तो वो कानून के आधार पर ये अपराध नागरिकता के अपहरण या समाप्ति का कारण बन जाता है। और इन सब के अलावा जब एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो पहले देश की नागरिकता का स्वतः अंत हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो पहले देश की नागरिकता का स्वतः अंत हो जाता है।
तो ये थी नागरिकता के अपहरण यानी समाप्ति की शर्तें। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, आदर्श नागरिकता के तत्व। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आदर्श नागरिकता के तत्व। अरस्तु जिसको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, उसने भी नागरिकता पर बात की है। वो कहता है कि श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण करते हैं, इसलिए राज्य के नागरिक आदर्श होने चाहिए। आदर्श नागरिकता क्या है या आदर्श नागरिक कौन है? तो आदर्श नागरिकता से राज्य का विकास होता है और आदर्श नागरिकता व्यक्ति की उस स्थिति का नाम है जिसमें उनके द्वारा आदर्श नागरिकों के रूप में जीवन व्यतीत किया जाता है। आदर्श नागरिकता क्या है? तो आदर्श नागरिकता में कई चीज़ें शामिल होती हैं। जैसे लॉर्ड ब्राइस कहते हैं कि एक आदर्श नागरिक में बुद्धि होनी चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए और अंतःकरण, ये 3 गुण उसमें होने चाहिए। व्हाइट एक विद्वान हैं, वो कहते हैं एक आदर्श नागरिक में व्यवहारिक बुद्धि, ज्ञान और देशभक्ति के गुण आवश्यक हैं। और लास्की, हेराल्ड जोसेफ लास्की के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। लास्की कहते हैं नागरिकता मानव के शिक्षित निर्णय का जन कल्याण में प्रयोग है। तो ये सभी विचारक जो परिभाषाएं देते हैं उसके आधार पर हम लोग आदर्श नागरिकता के कुछ तत्व या एलिमेंट्स ऑफ आइडियल सिटीजनशिप के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि आदर्श नागरिकता के प्रमुख तत्व कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला तत्व है जन कल्याण की भावना। आदर्श नागरिक के लिए ये जरूरी है कि उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के स्थान पर जन कल्याण का भाव हो, उसके अंतःकरण में जन कल्याण के आदर्श हों। वे व्यक्ति जो स्वयं अपने परिवार या जाति के लिए समाज का हित का बलिदान कर देते हैं, वो आदर्श नागरिक नहीं कहे जा सकते हैं। आदर्श नागरिक केवल उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जिसका अंतःकरण जन कल्याण से प्रेरित हो। दूसरा प्रमुख गुण है आदर्श नागरिकता का सच्चरित्रता। तो ये तो आदर्श व्यक्ति, आदर्श नागरिक, आदर्श परिवार, आदर्श समाज के लिए ये गुण बहुत जरूरी है। केवल आदर्श व्यक्ति ही आदर्श नागरिक बन सकते हैं और आदर्श व्यक्ति केवल ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जिसमें सच्चरित्रता का बल हो। उनकी जो आदर्श नागरिक नैतिक होने चाहिए, ईमानदारी का भाव होना चाहिए और निर्भीकता पूर्वक उन्हें अपने सिद्धांतों के अनुसार कार्य पर अडिग होना चाहिए, उनको आदर्श नागरिक कह सकते हैं। इसके अलावा आदर्श नागरिक के गुणों में विवेकशीलता बहुत ही महत्वपूर्ण है। विवेकशीलता का अर्थ है कि नागरिक को उचित और अनुचित के बीच भेद करने का ज्ञान हो और आदर्श नागरिक का कार्य व्यक्तियों का अनुसरण करना नहीं बल्कि अपने विवेक के आधार पर मार्ग निश्चित करना होता है और जो कि देश और समाज तथा अन्य लोगों के हित में हो। इसके साथ ही आदर्श नागरिकता में विचारों की उदारता होनी चाहिए। व्यक्ति जो है कट्टर नहीं होना चाहिए और उदात्त विचार बहुत आवश्यक हैं। नागरिक जीवन की सफलता पारस्परिक व्यवहार में उचित सामंजस्य स्थापित करने से ही निर्भर होती है। आप जब एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, संतुलित व्यवहार करते हैं, तो ये विचारों की उदारता आती है और विचारों की उदारता आप समझ सकते हैं शिक्षा, व्यापक दृष्टिकोण, आत्मसंयम और खुले विचारों से आती है। आदर्श नागरिकता का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान भी होता है। आदर्श नागरिक के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि व्यक्ति को अपने अधिकारों का तो ज्ञान होना ही चाहिए, साथ ही साथ उसे अपने कर्तव्य भी पता होने चाहिए। जब तक व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, तब तक न तो वो अपने अधिकारों का उपभोग कर सकता है और न ही वह अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्यों के ज्ञान के साथ ये जरूरी है कि अधिकारों के उपभोग का ज्ञान होना चाहिए और कर्तव्यों का उचित पालन किया जाना चाहिए। इस संबंध में गांधी जी ने कहा है कि हमें अपने कर्तव्य करने चाहिए
हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छी ढंग से करना चाहिए, तभी हमको अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। तो आदर्श नागरिकता के लिए अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा कर्तव्य परायणता की भावना बहुत जरूरी है। राज्य और समाज के प्रति क्या कर्तव्य हैं उनको ठीक प्रकार से करने वाले व्यक्तियों को आदर्श नागरिक कहा जा सकता है, और ऐसे व्यक्तियों को राज्य और समाज के रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए, और अपने हमारे कर्तव्य क्या हैं, उचित अनुचित, उनका ज्ञान होते हुए अन्य लोगों को उनके कर्तव्यों के बारे में जागरूक करना चाहिए। तो ये सभी आदर्श नागरिकता के तत्व हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आदर्श नागरिकता के तत्व कौन कौन से हो सकते हैं, इनके बारे में आपने जान लिया। लेकिन कुछ ऐसी बाधाएं हैं जो आदर्श नागरिकता के मार्ग में आती हैं। इसका कारण ये है कि अधिकार और कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करके विभिन्न प्रकार के जो हमारे कर्तव्य हैं उनके बीच जब उचित क्रम का निर्धारण नहीं होता है और उनका पालन नहीं किया जाता है, तो क्या होता है, नागरिकता के मार्ग में, आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधाएं आती हैं। नागरिकता के लक्ष्य को प्राप्त करना, आदर्श नागरिकता के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन है, सरल नहीं है, और आदर्श नागरिकता के मार्ग में कई बाधाएं आती हैं, जिसमें एक तो व्यक्तिगत स्वार्थ की प्रबलता होती है। हर व्यक्ति केवल अपने लाभ की बात सोचता है, समाज या अन्य लोगों के बारे में नहीं। अकर्मण्यता एक अन्य बाधा है आदर्श नागरिकता के मार्ग में, क्योंकि व्यक्ति बिना कुछ किए बहुत कुछ पाना चाहता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमको कुछ करना न पड़े और हमारी सारी चीज़ें भी हो जाएं, हमको सुविधाएं भी मिल जाएं। ये सारी चीज़ें, ये आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा है। इसके अलावा कई लोगों को, अनेक व्यक्ति स्वयं और अपने पारिवारिक जीवन को ही सब कुछ समझते हैं और समाज और राज्य के कार्यों में किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं रखते हैं। तो ऐसे लोग भी आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति अरुचि भी इसका महत्वपूर्ण कारण है, और ये आदर्श नागरिकता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। आर्थिक विषमता और निर्धनता भी ये आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा है, क्योंकि जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताएं, अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताएं ही नहीं पूरा कर पाता है, तो वो देश और समाज के प्रति क्या सोचेगा। और ऐसे व्यक्ति कई बार निर्धनता के कारण बुरी आदतें जैसे चोरी, हत्या, इन सब कार्यों की ओर भी जो है प्रवृत्त हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो निर्धन व्यक्ति होते हैं, वो अपनी दैनिक आवश्यकताएं पूरी करने में ही रह जाते हैं, उन्हें अन्य लोगों की कोई चिंता नहीं रहती है। साथ ही साथ आदर्श नागरिकता के मार्ग में जो संकीर्ण राजनीतिक दल हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि वो क्षुद्र और संकीर्ण राजनीतिक हितों के चलते ऐसे समाज और ऐसे राष्ट्र का निर्माण करते हैं जिसमें एक क्षेत्र, एक वर्ग दूसरे के प्रति जो है भेदभाव रखता है, उनके प्रति ईर्ष्या भाव रखता है, और ऐसे राजनीतिक दल किन प्रकारेण सत्ता प्राप्ति को ही अपना मुख्य उद्देश्य मानते हैं, जिससे ये संकीर्ण और असंगठित राजनीतिक दल आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधक होते हैं। आप जानते हैं कि राजनीतिक दल राजनीतिक चेतना फैलाने में, नागरिकों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने के साधन होते हैं, लेकिन जब यही राजनीतिक दल लोगों को संकीर्ण स्वार्थ और भेदभाव या विषमता उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो ये आदर्श नागरिकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इसके अलावा अनेक प्रकार की सामाजिक कुप्रथाएं भी आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा पैदा करती हैं, जैसे जाति पात, अस्पृश्यता, बाल विवाह, दहेज प्रथा, इसी प्रकार की परंपराएं हैं। इसके अलावा भ्रष्ट आचरण और शासन की भ्रष्टता, न केवल शासन बल्कि लोगों के बीच, जनता के बीच जो भ्रष्ट आचरण है सरकारी सेवकों का, वो सभी आदर्श नागरिकता के मार्ग में बाधा होती है। और आप जान लीजिए कि जो शासन व्यवस्था है ये देश के नागरिकों के ऊपर प्रभाव डालता है, लेकिन यदि शासन का स्वरूप भ्रष्ट हो, सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्य पालन के प्रति उदासीन हो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहें, तो आप जान लीजिए कि सामूहिक रूप से नागरिकों के चरित्र पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, और ऐसे लोग आदर्श नागरिक के रूप में अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकते हैं।
साथ ही साथ एक अन्य महत्वपूर्ण देखिए, संकीर्ण मनोवृत्तियां जैसे कई प्रकार की उग्र राष्ट्रीयता, साम्राज्यवाद की संकीर्ण प्रवृत्तियां, ये सभी आदर्श नागरिकता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा हैं। इसके अलावा ये जो राष्ट्रीयता का ये विचार है, जो हमारा संदेश है, अंतर्राष्ट्रीय संदेश, जियो और जीने दो, और विश्व बंधुत्व की भावना, ये जब तक नहीं आएगी तब तक जो है आदर्श नागरिकता की प्राप्ति करना संभव नहीं है। आप जान लीजिए, लोगों में नैतिकता का उत्थान, स्वस्थ राजनीतिक दलों की स्थापना, इसके अलावा शिक्षा का प्रचार, गंभीर आर्थिक विषमताओं को समाप्त करना, व्यक्तियों का आर्थिक न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी करना, और इसके अलावा विवेकशील स्वतंत्र समाज का निर्माण करना, सामाजिक कुरीतियों के निवारण और विश्व बंधुत्व की भावना के द्वारा आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं का निराकरण किया जा सकता है। तभी जो है एक खुशहाल, स्वस्थ और प्रगतिशील समाज की, प्रगतिशील राष्ट्र की स्थापना की जा सकती है। नागरिक शास्त्र एक विज्ञान नहीं, एक कला भी है, और आप जानते हैं कि कला होने के नाते ये नागरिकों के व्यवहार का वर्णन तक अपने आप को सीमित नहीं रखता, बल्कि इस बात पर भी विचार करता है कि आदर्श नागरिक लोगों को कैसे बनाया जा सकता है, आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को कैसे दूर किया जा सकता है, और किस तरह से नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास करके आदर्श नागरिकता की बाधाओं का निवारण किया जा सकता है। ये सभी नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में शामिल हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक, नागरिकता या सिटीजनशिप। इसमें हमने जाना कि नागरिक कौन है, नागरिकता क्या है, विदेशी व्यक्ति कौन होते हैं, नागरिकों के प्रकार कौन से हैं, नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जाती है, इसकी समाप्ति कैसे होती है। इसके साथ ही हमने आदर्श नागरिकता के कौन कौन से तत्व हैं, आदर्श नागरिकता के मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन सी हैं, और इनका निवारण कैसे किया जा सकता है, इन सब के बारे में विस्तार से इस वीडियो में जाना है। ये वीडियो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।